नमस्कार, न्यूज़ नेट आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत सक्सेना। आज हमारे साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी मौजूद हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब। आपने एक वर्ष पूर्व सीएम योगी जी को पत्र लिखा था गाजियाबाद के नाम को परिवर्तन को लेकर। आपने योगी जी को लिखा कि इसका नाम परिवर्तित किया जाए और अग्रसेन नगर किया जाए। तो क्या सोचकर आपने ऐसा विचार किया कि इस गाजियाबाद का नाम को परिवर्तन किया जाए? माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत सारे शहरों के नाम जो कि मुग़ल शासकों के नाम पे थे या मुग़ल शासक द्वारा नाम रखे गए थे, पुराने नाम बदल के उनको परिवर्तन का पुनीत कार्य किया गया है। गाज़ियाबाद शहर मुग़ल शासक गाज़िउद्दीन के जो गवर्नर थे उनके नाम पे रखा गया है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध किया था कि आपके नेतृत्व में बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं, तो गाज़ियाबाद शहर भी, चूँकि ये एक मुग़ल शासक के गवर्नर के नाम पे है, इसको भी परिवर्तित किया जाए। और गाज़ियाबाद शहर में अग्रवाल समाज के अग्रसेन महाराज के जो वंशज हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है और उनका गाज़ियाबाद के विकास में बहुत बड़ा योगदान भी है। तो इसलिए महाराजा अग्रसेन जी के नाम पे गाज़ियाबाद शहर का नाम रखा जाए। अग्रवाल जी, मैं दूसरा सवाल आपसे करता हूं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर इस समय उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। हाथरस प्रकरण में अलग अलग तरीके से कानून व्यवस्था, जिस तरीके से डीएम ने जो कार्रवाई की, एसएसपी ने कार्रवाई की, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। तो कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर इस समय की? नहीं, देखिए, जो घटना हुई हाथरस की वो घटना निंदनीय है और मेरी परिवार के साथ पूरी सहानुभूति है। लेकिन इस समय जो ये सब कानून व्यवस्था पे प्रश्न उठाए जा रहे हैं, इसकी गहन जांच की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये सारे के सारे मामले किसी संस्था द्वारा, कुछ लोगों द्वारा प्रायोजित किए गए हों। जैसे हाथरस में देखने में आया कि पीएफआई के लोग वहाँ पे दंगा फैलाना चाहते थे, तो इसकी भी गहन जांच होनी चाहिए। दूसरी क्या है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है, आज उत्तर प्रदेश में क्राइम जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है उत्तर प्रदेश में। घटनाएं हो रही हैं, उसका माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं और हर घटना पे कार्रवाई हो रही है। चाहे जो भी हो दोषी, कितना बड़ा अधिकारी हो, कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी मामले में हम मामले की तह तक जाएंगे और जो भी दोषी होगा उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का काम करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो मैटर फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ले जाया जाएगा। ऐसा क्या हो गया जो रात में सबको जलाना पड़ गया, मीडिया को रोकना पड़ गया, मीडिया को एक दिन तक उसके घर तक नहीं जाने देते हैं, फिर दूसरे दिन योगी जी आदेश करते तो मीडिया वहां जाती है, तो अचानक ऐसा क्या हुआ? कहीं ना कहीं कुछ शासन प्रशासन की कुछ लापरवाही रही और जो आला अधिकारी, जो आपके एडीजी आगरा जोन, आपके आईजी अलीगढ़ जोन, ये सब दिखाई नहीं दिए। कुछ अधिकारी, 2 आईपीएस अधिकारियों को लखनऊ से भेजा गया। उसके बाद एडीजी एलओ प्रशांत कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो नीचे के जो एडीजी जोन अधिकारी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते क्यों नहीं दिखाई दिए? क्यों नहीं वहां पर देखने को मिले? देखिए क्या होता है, उस समय की स्थिति वहाँ के अधिकारी बेहतर रूप से जान सकते हैं। आज हम और आप गाज़ियाबाद और दिल्ली में बैठ के उस समय की स्थिति को नहीं जांच सकते कि वहाँ पे क्यों उस तरह का लॉ एंड ऑर्डर को सेव करने के लिए कदम उठाया गया। वहाँ का जिला प्रशासन इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय में दे चुका है। तो मेरे ख्याल से अब जब चूँकि मामला उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में पहुँच चुका है कि किस प्रकार और किन स्थितियों में वो कार्रवाई करनी पड़ी, तो अब मेरी कुछ भी इस मामले में टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। महिलाओं को लेकर योगी सरकार ने जब शपथ ली थी तभी उन्होंने पहले दिन से महिला सुरक्षा को लेकर फर्स्ट जैसे उन्होंने कहा था कि महिला सुरक्षा हमारा पहला मूल मंत्र रहेगा। अब 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, उसमें जो विफलता दिखाई दे रही, तो क्या लगता है किस तरीके से योगी सरकार जो है इसको और टाइट, मतलब और मजबूत तरीके से महिला पे कोई कानून लेके आएगी कि फास्ट ट्रैक कुछ इस तरीके से करेगी कि महिलाओं को लेकर सुरक्षा के इंतजाम जो है और मजबूत हो सके महिलाओं को? देखिए, इस मामले में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार
जी जी। बिल्कुल स्पष्ट है कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के साथ जो दुराचार होता है उस संबंध में कठोर कानून भी बनाया जा चुका है और वो इम्प्लीमेंट भी हो गया है। आज मुझे लगता है आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने परिवारों में, अपने अड़ोस पड़ोस के परिवारों में, स्कूलों में ये हम लोग शिक्षा दें कि जिस प्रकार की आपकी अपनी माँ बहन है, इस प्रकार से दूसरी महिलाओं की भी इज्जत करना सीखें। क्योंकि जितने लोगों ने जो भी दुष्कर्म किए हैं या जो इस प्रकार की घटनाओं में इन्वॉल्व हैं, वो सबके सब अरेस्ट हो चुके हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग अभी गलतफहमी में हैं कि पहले की सरकारों में हम लोग इस प्रकार का दुष्कर्म करते थे, बच जाते थे, आज बचेगा नहीं। तो हम लोगों को सबको ये ज़रूरत है कि सबको हम लोग स्पष्ट करें कि अगर आप इस प्रकार के मामले में लिप्त होंगे, आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, बच नहीं पाएंगे। और दूसरा, उनको एक नैतिक शिक्षा भी देने की ज़रूरत है। समाज के हर वर्ग को, हर परिवार अपने यहाँ जिस प्रकार लड़कियों को शिक्षा देता है उस प्रकार से लड़कों को भी शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि वो भी किसी ना किसी परिवार के तो लड़के हैं। अगर उनको बचपन से ये शिक्षा दी जाएगी कि जैसे आपकी अपनी माँ बहन है, ऐसे ही दूसरे परिवार के भी महिलाओं को इज्जत देना शुरू करें, तो मुझे लगता है आने वाला समय सभी के लिए अच्छा होगा। अनिल जी, आगे राज्यसभा चुनाव है, पार्टी की क्या रणनीति है और आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? नहीं, देखिए, मैं पार्टी का सांसद हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी जो भी काम मेरे जुम्मे सौंपेगी उस काम को मैं निष्ठापूर्वक करूँगा। और वर्तमान स्थितियों में पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 की 9 सीटें जीतना बहुत आसान है, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम उत्तर प्रदेश की 10 में से 9 और उत्तराखंड की 1 सीट वो हमारे खाते में आने जा रही है। तो इस प्रकार हमारी इन 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही हैं और इन सीटों की जीत से हमारी राज्यसभा में अपनी स्ट्रेंथ भी और बढ़ जाएगी और राज्यसभा में भी एनडीए बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी में होगा। कोरोना काल जिस तरीके से विश्व में अपना प्रकोप दिखा रहा है, उसी तरीके से गाजियाबाद में भी कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जो अस्पतालों की लापरवाही है, जो अस्पतालों की लापरवाही देखने को मिल रही है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं और किस तरीके से शासन को, प्रशासन को यहाँ पर संदेश करेंगे कि जो लापरवाही हो रही है उसको सुधार किया जाए? नहीं, देखिए, गाज़ियाबाद में काफ़ी काम हुआ है और यहाँ पे जो जिला प्रशासन है और जो मेडिकल स्टाफ है वो दिन रात लोगों की सेवा में लगे हैं। और आप देखिए, लगभग 8 महीने होने जा रहा है कोरोना को हिंदुस्तान में आए और दुर्भाग्य से गाज़ियाबाद और नोएडा जनपद ऐसे थे जहां फरवरी के अंत में ही इसकी शुरुआत हो गई थी, जो कि दिल्ली से लगते हुए हैं। जो लोग दिल्ली आना जाना करते हैं या जो दिल्ली यहाँ से लोग वो आते जाते हैं, उनके माध्यम से गाज़ियाबाद में शुरू हुआ। स्टाफ ने काफ़ी मेहनत की है, लेकिन वो भी ह्यूमन बीइंग है। और गाज़ियाबाद में अगर आप एनालिसिस करें तो गाज़ियाबाद में मृत्यु दर सबसे कम है। मैं यहाँ तक बताना चाहूँगा कि गाज़ियाबाद जनपद में दूसरे जगहों से भी आके लोग अपना इलाज करा रहे हैं। माननीय कल्याण सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, लखनऊ में थे, कोविड पॉजिटिव हुए, वो लखनऊ से गाज़ियाबाद अपना इलाज कराने आए। कांग्रेस के हमारे नेता हैं श्रीमान PL पुनिया साहब, उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ, वो भी गाज़ियाबाद में यशोदा कौशाम्बी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं। तो गाज़ियाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह पे बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। थोड़ी बहुत हो सकता है कहीं चूक रही हो, लेकिन अधिकांश जगह बहुत अच्छा काम हो रहा है। और मैं सभी अपने कोरोना वॉरियर्स को, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, हमारे मेडिकल कार्यकर्ता हैं, पुलिस स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, हाइजीन स्टाफ है, हमारे सफाई कर्मचारी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत से सब कार्य किया है। डॉक्टर अनिल जी व्यापार वर्ग से आते हैं, व्यापारियों के लिए जो व्यापारियों की नाराज़गी है GST को लेकर, उसको क्या कहना चाहेंगे? व्यापारियों की जो नहीं, मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपसे इस मामले में राय बिल्कुल मेरी भिन्न है। आज GST पे व्यापारियों की किसी भी प्रकार से नाराज़गी नहीं है। शुरुआत में जब GST लागू किया गया था तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता था। आज अधिकांश व्यापारी GST को लेके खुश हैं
और विशेष करके जो युवा वर्ग है, जो नई टेक्नोलॉजी को अपनाता है, जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, वो तो बहुत अधिक खुश हैं। लोगों को कैश ले जाना लाना बंद हो गया है, तो इससे लोगों को बड़ी आसानी होती है। और आज जीएसटी के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोविड में जो लॉकडाउन हुआ या विशेष प्रकार से जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं या और बहुत सारे जो इंडस्ट्री हैं, वहाँ पे दिक्कतें ज़रूर हैं। और ये दिक्कतें केवल गाज़ियाबाद शहर में नहीं हैं, विश्वव्यापी हैं। लेकिन मुझे अच्छा ये सूचना है कि गाज़ियाबाद में जितने हमारे उद्यमी हैं, वो धीरे धीरे अपने उद्योग को कड़ी मेहनत के आधार पे, सरकार के सपोर्ट के आधार पे तेज़ी से मुख्य धारा में पुनः जुड़ रहे हैं और गाज़ियाबाद का गौरव पुनः प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, न्यूज़ 100 के माध्यम से जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? इस कोरोना काल भी चल रहा है, इस कोरोना काल से कैसे बचा जाए और किन किन चीज़ों के वो लोग अपने आप को बचाएं और कैसे कैसे जनता से क्या कहना चाहिए, संदेश क्या देना चाहेंगे जनता को? देखिए, ये एक ऐसा संक्रमण और ऐसी बीमारी आई है जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था और आज इस बीमारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। और जो दुनिया में बड़ी महाशक्ति कही जाती हैं, उनके यहाँ भी समस्याएं हैं। भारत के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में लॉकडाउन का जो निर्णय है बहुत सही समय पे लिया। उसकी WHO के द्वारा और पूरे विश्व में जितने देश हैं उनके द्वारा सराहना की गई। और आज मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, लेकिन परेशानी है। लेकिन अच्छाई ये है कि भारत में मृत्यु दर सबसे कम है। यहाँ पे कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो जल्दी रिकवर हो रहे हैं। और जो इस मामले में आवश्यक है, फेस्टिव सीज़न आ रहा है, हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम लोग जो कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत हमें करना है, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ अपने धोते रहें, सैनिटाइज़ करते रहें, मास्क पहने, ये बहुत आवश्यक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक बहुत अच्छी बात कही है, जब तक दवाई नहीं कोई ढिलाई नहीं। अगर हम इन सब चीज़ों का पालन करेंगे तो आने वाले समय में हम इस लड़ाई पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। अग्रवाल जी, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, आज मुझे लगता है देश की अधिकांश जो समस्याएं हैं उनके पीछे मूल कारण अगर आप देखें तो बढ़ती हुई आबादी है। आज देश में जो भी विकास की योजनाएं आती हैं वो धीरे धीरे कम पड़ने लगती हैं। हमारी आबादी चीन की आबादी के लगभग बराबर पहुंचने जा रही है और हमारा जो क्षेत्रफल है चीन से 1/3 है। अगर हम इस मामले में सतर्क नहीं हुए तो आने वाला समय बहुत भयावह होगा। हम अपनी आबादी को ना पूरी तरह से जल दे पाएंगे, ना उनको अच्छा खाना दे पाएंगे, ना उनको न्यूट्रिशियस फूड दे पाएंगे। तो ये एक बड़ी हमारी परेशानी की जड़ है। आज देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत विकास हुआ है, लेकिन फिर भी लगता है कि विकास नहीं हुआ। उसका मुख्य कारण ये है कि जितने लोगों के, जितनी आबादी के हिसाब से हम लोग अपनी प्लानिंग करते हैं, उससे ज़्यादा आबादी बढ़ जाती है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ा काम हुआ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको घर दिए जाएं। करोड़ों घर का निर्माण हुआ, लेकिन आज कहीं कहीं ये महसूस किया जा रहा है कि फिर घर कम पड़ गए। उसका मुख्य कारण है, जब माननीय मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली, उस समय देश की आबादी 125 करोड़ थी। आज देश की आबादी 135 करोड़ से अधिक हो गई है। 6 साल में 10 करोड़ से अधिक लोग हो गए हैं। तो इस प्रकार अगर आबादी बढ़ती रहेगी तो आप कहाँ से सबको घर दे पाएंगे। आज कुछ लोग कहते हैं कि साहब रोजगार नहीं। अगर इस दृष्टि से और इस अनुपात से, इस रफ्तार से अगर आबादी बढ़ेगी तो किस प्रकार सब लोगों को रोजगार मिल पाएगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रोजगार के लिए बहुत काम हो रहा है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। उसका भी मुख्य कारण आबादी बढ़ना है। मैं देशवासियों से ये अपील करता हूँ, विनम्र अपील करता हूँ कि आएँ और हम सब लोग मिलके देश के विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। और जितने भी देशवासी हैं, हम दो हमारे दो के सिद्धांत को लागू करें। विशेषकर से मैं उन लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं,
जो हमारे कम पढ़े लिखे भाई हैं, जो बहुत संपन्न नहीं हैं। देखने में ये आ रहा है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी समाज के हैं, वो जनसंख्या नियंत्रण पे पूरी तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा हमारी आबादी है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, वो इसका अनुपालन बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो हम सब लोग मिलके एक दूसरे को एजुकेट करें, आबादी नियंत्रण करने के बारे में लोगों को समझाएं कि किस प्रकार से ये देश के लिए आवश्यक है और सबके स्वयं के लिए आवश्यक है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अगर आपके 10 बच्चे होंगे तो आप किस प्रकार उन्हें पढ़ा पाएंगे, और अगर आपके पास 2 बच्चे होंगे तो आप उनकी कितनी अधिक बेहतर उनकी चिकित्सा, उनकी शिक्षा सब कर पाएंगे। तो ये आज देश के लिए एक बहुत ज़रूरी है और सब देश के नागरिक मिलके हम लोग इस विकास की मुख्य धारा में जुड़ें। सर, न्यूज़ 100 में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।